हाय एवरीवन, मैं हूँ राहुल चौहान और आज मैं आपको बताऊंगा कि वन पीस के 1129वें एपिसोड में क्या हुआ है। तो एपिसोड की शुरुआत में ज्वेलरी बोनी सैटर्न में एक तलवार को खोप देती है। दूसरी तरफ मरीन्स को एक बार फिर से बता दिया गया है कि जिन भी मरीन्स की रियर एडमिरल से कम रैंक है वो सभी इस जगह को खाली कर दो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने गलती से सैटर्न को देख लिया तो फिर तुम लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और अब सभी रियर एडमिरल से छोटी रैंक वाले मरीन्स यहाँ से भागने लगते हैं और सभी आपस में बातें करते हैं, जैसे कि हमने तो आज तक सैटर्न को बस फोटो में देखा है। और कुछ मरीन्स ये भी कहते हैं कि आखिरकार ओधे में इतना बड़ा आदमी मैरी जियोइस से एगहेड आइलैंड पे क्यों आया है। और अब हमें बड़ी रैंक वाले मरीन्स को दिखाया जाता है और बोनी के सैटर्न को तलवार खोपते ही ये बोनी से कहते हैं, बोनी तुमने 5 एल्डर्स में से एक को जख्मी करके हद पार कर दी है और अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और अब ये सभी बोनी पे निशाना लगाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी सैटर्न इनसे गुस्से में कहता है, तुम बेवकूफो रोना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि बोनी बिना मेरी इच्छा के मुझे तलवार मार पाती? और कीड़ो एक बात अपने भेजे में डाल लो, अगर मैं ही ना चाहता तो मैं आगे से हट भी सकता था। और अब सैटर्न बोनी को अनकॉन्शियस करके उसको अपने एक हाथ में पकड़ लेता है और ये देखकर सांजी बोनी चिल्लाता हुआ सैटर्न के पास जा ही रहा होता है कि सैटर्न सांजी पे एक ताकतवर हमला कर देता है और ये हमला लगते ही सांजी धड़ाम से जमीन पर गिरता है। और अब सैटर्न अपने अंदर घुसी हुई तलवार को निकालकर फेंक देता है और ये देखकर फ्रैंकी चिल्लाता है कि अरे इसका जख्म तो गायब हो गया है। और ये देखकर सांजी भी हैरान हो जाता है और अब मरीन्स वेगा पंख की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब सैटर्न चिल्लाता है, अभी रुको बेवकूफो, कुछ ऐसा वैसा करके उन्हें भागने का मौका मत देना, अभी शांत रहो और इन लोगों पर अपने हथियार तान कर रखो। और अब सैटर्न किजारू की तरफ देखकर कहता है, आज तक तुम्हें कभी भी मेरा कोई इस तरह का ऑर्डर पूरा करने में इतना टाइम नहीं लगा था किजारू। अब किजारू कहता है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और मेरे पास कोई भी बहाना नहीं है, पर अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि अभी मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सकता हूँ। और अब सैटर्न लूफी की तरफ देखकर कहता है, पर किजारू मैं समझ सकता हूँ, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि तुम अपना मिशन पूरा नहीं कर पाए। और अब सैटर्न लूफी पे हमला करने ही वाला होता है कि फ्रैंकी लूफी को बचा लेता है और अब बिना देर किए फ्रैंकी लूफी को अपने हाथों में जकड़कर अपने पास ले आता है। और अब सैटर्न कहता है, अच्छा तो तुम ऐसे पायलट्स हो जो एक दूसरे का साथ देते हैं। और अब फ्रैंकी कहता है, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि इस दुनिया के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोगों को भी हमारे कैप्टन का सर चाहिए। अब सैटर्न कहता है, लूफी, बोनी, तुम दोनों का इस मामले में दखल देने का मैंने भी नहीं सोचा था, पर फिर भी इस आइलैंड के बाहर हमारी आर्मी एक बहुत बड़ी तादाद में है और अगर तुम लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो गए तो सच में ये एक बहुत बड़ी बात होगी और हम ये देखेंगे कि आखिरकार किस्मत में तुम दोनों के लिए क्या है। और अब सैटर्न आगे कहता है, और वेगापंक तुम्हारा धोखा बहुत बड़ा है, पर फिर भी जो तुमने अपने कार्यकाल में मरीन्स के लिए किया मैं उसके लिए तुम्हारा आभारी हूँ। और अब सैटर्न आगे कहता है, पर सबसे बड़ा सवाल है कि तुम सब में से सबसे पहले कौन मरेगा और मैं तुम लोगों को एक ऐसे ऑर्डर में मारूंगा कि तुम लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट से टकराने के लिए खुद को कोसते कोसते मरोगे। और अब सैटर्न पूरी ताकत से बोनी को अपने हाथ में जोर से जकड़ने लगता है और बोनी दर्द से चिल्लाने लगती है। अब सैटर्न कहता है, इंसानी फितरत ही ऐसी है कि जिस चीज के लिए मना किया जाए इंसान उसके पीछे ही भागता है। और सैटर्न बोनी को अभी भी जोर से जकड़ रहा होता है। अब सांजी कहता है, आखिर कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा है? अब फ्रैंकी कहता है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे जमीन पे दबा रहा है। अब वेगा पंख कहता है, ये इसके डेविल फ्रूट की पावर हो सकती है। दूसरी तरफ दर्द से तड़पती बोनी सैटर्न से कहती है,
सैटर्न, तुमने मेरे बाप को मारा है। अब सैटर्न कहता है, अच्छा तो तुम कुमा की बात कर रही हो। वो तो पैदा ही गुलाम बनने के लिए हुआ था, क्योंकि उसके पूर्वजों ने दुनिया के खिलाफ एक गंभीर पाप किया था और वो विलुप्त हो चुकी बुकानेर जाति का आखिरी सदस्य है। और ये सुनकर वेगापंक शौक हो जाता है और अब बोनी अपने बाप कुमा की बातें याद करती है। और कुमा ने बोनी से कहा था कि बोनी, बचपन में मैं एक हीरो बनना चाहता था, एक ऐसा हीरो जो लोगों के दुखों का अंत करे, बिल्कुल उस आज़ादी के योद्धा नीका की तरह। मैं हमेशा से उसके जैसा बनना चाहता था। और अब यहाँ खड़े सभी मरीन ऑफिसर्स बोनी के सर पे बंदूक तान देते हैं। अब सांजी चिल्लाता है, नहीं, कोई भी गोली मत चलाना। और अब वेगा पंख चिल्लाता है, रुक जाओ, वो बस एक बच्ची है। पर सभी मरीन ऑफिसर्स गोली मारने ही वाले होते हैं कि हमें बोनी और कुमा की एक याद दिखाई जाती है। और इस याद में बोनी ने कुमा से पूछा था, क्या मैं कभी आज़ाद हो पाऊंगी? और कुमा ने कहा था, हाँ बिल्कुल। और अब कुमा की बैक स्टोरी शुरू हो जाती है। तो आज से 47 साल पहले साउथ ब्लू में किंगडम ऑफ सोरबैट में कुमा का जन्म हुआ था। पर कुमा का जन्म होते ही डिलीवरी वाला डॉक्टर गवर्नमेंट एजेंट्स को बुकानेर ब्लड के बारे में बता देता है और अब गवर्नमेंट एजेंट्स इन्हें पकड़ने आ जाते हैं। और अब कुमा का बाप रोता हुआ इनसे बहुत मिन्नतें करता है कि मेरी पत्नी नॉर्मल है तो मेरा बच्चा भी नॉर्मल होगा, तुम मुझे पकड़ लो, पर इन दोनों को जाने दो। लेकिन गवर्नमेंट एजेंट्स इसकी एक भी बात नहीं मानते हैं। उल्टा कुमा के बाप को बहुत बुरी तरह पीटकर इन तीनों को पकड़कर स्लेव के रूप में कैलेस्टियल ड्रैगन्स को दे देते हैं। और कैलेस्टियल ड्रैगन्स इन तीनों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। और ये अत्याचार इतने ज़्यादा थे कि कुमा की माँ थोड़े टाइम बाद ही मर जाती है। अब कुमा का बाप कुमा से कहता है, कुमा, तुम्हारी माँ हेवन चली गई है, पर तुम्हें इन सब चीज़ों को झेलना होगा और जिंदा रहना होगा मेरे लिए, वो भी हर कीमत पर, क्योंकि कुमा, तुम्हें बचाने के लिए आज़ादी का योद्धा आएगा, द सन गॉड नीका। और कुमा नीका हमेशा हंसता रहता है। और ठीक इसी समय एक कैलेस्टियल ड्रैगन कुमा के बाप को मार डालता है। और बुकानेर रेस के लोग बहुत सी सदियों से सन गॉड नीका के बारे में बात करते आए हैं और ये इनके रेस के कल्चर का एक अहम हिस्सा बन गया है। और इसीलिए ही वर्ल्ड गवर्नमेंट इनको अपना दुश्मन मानती है। और अब कुछ साल बीत जाते हैं और ठीक जब कुमा 9 साल का था तब वेस्ट ब्लू में गोड वैली नाम के एक आइलैंड पे कैलेस्टियल ड्रैगन्स एक इवेंट रखते हैं। और ये एक तरह का खेल था कि कौन कितने ज़्यादा इंसानों को मारेगा। पर गोड वैली का किंग इनको मना कर देता है। और अब दुनिया में शांति रखने के लिए गॉड नाइट सेंट गार्लिंग इसको मार डालते हैं। और अब कैलेस्टियल ड्रैगन्स गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने फालतू स्लेव्स को भी गॉड वैली पे आज़ाद छोड़ देते हैं, ताकि किसी भी कैलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए आदमी कम ना पड़ जाए। दूसरी तरफ कुमा गॉड वैली से भागने की कोशिश करता है, पर गवर्नमेंट के हाथों ही बहुत बुरी तरह पिटता है, क्योंकि अभी गेम शुरू भी नहीं हुआ था। और अब कुमा से बात करने के लिए 2 स्लेव आते हैं, एम्पोरियो इवानकोव और जीनी। अब इवानकोव कुमा और बाकी स्लेव्स की तरफ देखकर कहता है, तुम सब बेउम्मीद क्यों लग रहे हो? मुझे देखो, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ। और वन पीस का 1129वां एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।